नमस्कार, सरस्वती लर्निंग एकेडमी में आपका स्वागत है। सामान्य अध्ययन की इस चौथी क्लास में पिछली विगत 3 क्लासों में हमने जो पढ़ा है उससे आगे बढ़ते हैं। तो आप इन सामान्य अध्ययन की क्लास को पढ़िएगा और इसके अलावा जो पुराने क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं पेपर्स में उनको अलग से लिखिएगा, तो मेरे हिसाब से आपके लिए पर्याप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला खंड इतिहास। इतिहास में आज हमारा टॉपिक है जैन धर्म। जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जो इसके गुरु होते हैं जैन धर्म, इनको तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर थे उनका नाम था ऋषभदेव और ये इसके संस्थापक भी थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। तो उनमें से महत्वपूर्ण पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण महावीर स्वामी, क्योंकि महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संस्थापक ऋषभदेव लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। तो यहाँ पर हम महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। महावीर स्वामी, इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में। 540 ईसा पूर्व। और कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और ये जात्रिक कुल के सरदार थे। कुल का नाम भी कई बार पूछा गया है। सिद्धार्थ जात्रिक कुल के सरदार। और माता का नाम था त्रिशला और ये लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। त्रिशला लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा और इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी या अणुजा। प्रियदर्शनी या अणुजा। और अणुजा की पति का नाम था जामिल। और ये जामिल महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी के दामाद यानी जामिल, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। महावीर स्वामी ने 30 साल की उम्र में ग्रह त्याग किया। ये तिथि पूछी जाती है, कितने साल की उम्र में? 30 साल की उम्र में इन्होंने घर का त्याग किया था और 12 साल की कठिन तपस्या की। और इसके बाद जंबिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 साल की तपस्या के बाद जंबिक ग्राम के नज़दीक ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने अपने उपदेश दिए थे प्राकृत भाषा में। प्राकृत या अर्धमगधी इसको कहते हैं। जो हिंदी से पूर्व की जो भाषाएं थी, प्राकृत या अर्धमगधी। और हम बता चुके हैं इनके प्रथम शिष्य थे जामिल, या केवल जमाली मिलेगा तो चलेगा, जामिल या जमाली। और इनका निधन हुआ 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में। 72 साल की उम्र में 468 ईसा पूर्व में। पावापुरी, ये बिहार में एक जगह पड़ती है पावापुरी, यहाँ पर इनका निधन हुआ था। जैन धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। 5 महाव्रत यहाँ पर हैं और इन 5 महाव्रतों में है सत्य, अहिंसा यानी हिंसा न करना, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह यानी वस्तुओं का संग्रह न करना और ब्रह्मचर्य। तो जो ये प्रथम 4 महाव्रत हैं ये पूर्व से चले आ रहे थे, पार्श्वनाथ ने दिए थे। और 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने इसमें जोड़ा था और इसका नाम था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी ने इसमें 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। जैन धर्म में त्रिरत्न की संकल्पना है और ये त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक यानी उचित ज्ञान होना चाहिए, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ वो अलग है। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म में स्यादवाद या अनेकांतवाद का सिद्धांत भी है। अनेकांतवाद यानी इनका मानना है कि ज्ञान कोई भी पूर्ण नहीं होता है, उसको किसी भी विचार को, वस्तु को देखने के कई सारे नज़रिए होते हैं। स्यादवाद या अनेकांतवाद। जैन धर्म में 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म में 2 संप्रदाय। इसमें पहला संप्रदाय है श्वेतांबर, जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। श्वेतांबर, इसके संस्थापक थे स्थूलभद्र। और दूसरा है दिगंबर, जो वस्त्र नहीं पहनते हैं और इनके संस्थापक थे भद्रबाहु। श्वेतांबर के स्थूलभद्र और दिगंबर संप्रदाय के भद्रबाहु।
और इसमें एक और महत्वपूर्ण कि खजुराहो के जो जैन मंदिर है मध्य प्रदेश में, इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। मध्य प्रदेश के खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पर चलिए कुछ अभ्यास प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बिल्कुल आसान। दूसरा प्रश्न, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तीसरा प्रश्न, महावीर स्वामी ने किस उम्र में ग्रह त्याग किया? और चौथा प्रश्न है, स्यादवाद या अनेकांतवाद किस धर्म से संबंधित है? और पांचवा प्रश्न है, खजुराहो के जैन मंदिरों का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो उम्मीद है कि आपने सभी को हल कर दिया होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। दूसरा खंड है हमारा भूगोल, और भूगोल में आज हम थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी और ये चंद्रमा है, ये सूर्य है। तो पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, यानी अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री पृथ्वी का है। पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है और इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास यह है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है, ये पृथ्वी का केंद्र यहाँ बीच में, और ये जो विषुवतीय व्यास है ये सबसे ज़्यादा है 12,756, और जो ध्रुवीय व्यास है इधर को ये थोड़ा सा कम है, ये है 12,713.6 किलोमीटर। 12,713.6 किलोमीटर। तो यानी ये ध्रुवीय व्यास और जो विषुवतीय व्यास है, ये विषुवतीय व्यास ये पूरा और ध्रुवीय व्यास ये पूरा, तो इसमें करीब 43 किलोमीटर का अंतर है। हम जानते हैं कि पृथ्वी ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी है, पूरी गोल नहीं है बल्कि चपटी है। हम देखेंगे जो विषुवतीय व्यास वो ज़्यादा है और जो ध्रुवीय व्यास है वो कम है। कितना कम है? 43 किलोमीटर कम है। पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। पृथ्वी का घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। महत्वपूर्ण, पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी, ये पृथ्वी है और यहाँ से सूर्य के बीच की औसत दूरी, इस पर ध्यान रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। अंडाकार जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है, इस तरीके से ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। यहाँ पर पृथ्वी अपने कक्षा में घूमती है और इधर कहीं बीच में एक कोने पर सूर्य होगा। तो पृथ्वी कभी सूर्य के पास, काफ़ी पास आ जाती है और कभी काफ़ी दूर हो जाती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो औसत दूरी है यह है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, यानी 14.96 करोड़ किलोमीटर। और ये महत्वपूर्ण, इसको कहते हैं खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1 AU। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है खगोलीय इकाई क्या है? तो खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है और यह है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 14.96 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर घूर्णन करती है और पृथ्वी का घूर्णन काल है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड, तो लगभग 24 घंटे। और ये 24 घंटे में एक दिन रात होता है पूरा। और ये दिन और रात घूर्णन के कारण ही होते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ पर दिन होता है और जो हिस्सा सूरज के पीछे है वहाँ पर रात होती है। तो ये घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमण करती है इसमें 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड। तो इतना एक्यूरेट तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको कहते हैं, ये लगभग कितना है 365 1/4 दिन। 365 सही 1/4 दिन या 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। तो हम देखते हैं कि प्रति 4 साल बाद एक दिन और बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि जो 6 घंटे बच रही हैं तो 6 चौको 24, 4 साल में 24 घंटे, 24 घंटे यानी एक दिन। तो इसको एडजस्ट करने के लिए प्रति चौथे साल में लीप वर्ष में एक दिन बढ़ा देते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री। और इसके अलावा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर वार्षिक गति करती है और इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। इन ऋतु परिवर्तन का कारण है पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर। सूरज पृथ्वी का सबसे नज़दीकी तारा है, इसलिए सबसे बड़ा दिखाई देता है। और सूरज के बाद पृथ्वी का जो दूसरा नज़दीकी तारा है उसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूरज के बाद पृथ्वी का दूसरा सबसे नज़दीकी तारा
प्रॉक्सिमा सेंचुरी। हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा, हमारी मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। साइरस या डॉग स्टार सबसे चमकीला तारा। तो यहाँ पर ये चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह। और चंद्रमा के अध्ययन को कहते हैं सेलेनोलॉजी। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं? सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का परिक्रमण काल भी और घूर्णन काल भी लगभग समान है, यानी चंद्रमा अपने अक्ष पर भी घूमती है और पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दोनों का समय लगभग बराबर है, 27 दिन 8 घंटे। और इस कारण चंद्रमा का केवल 57% भाग ही पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा का 57% भाग पृथ्वी से दिखता है और जो 43% भाग है वो कभी भी पृथ्वी से नहीं दिखता है। और जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखता है उसको कहते हैं असीम शांति का सागर। असीम शांति का सागर, सी ऑफ ट्रिक्विटी, असीम शांति का सागर। तो यहाँ प्रश्न बनता है असीम शांति का सागर कहाँ है? तो चंद्रमा का जो भाग पृथ्वी से नहीं दिखता है उसको असीम शांति का सागर कहते हैं। और जो अपोलो 11 भेजा गया था नासा के द्वारा, जिसके माध्यम से नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर उतरे थे, तो ये भी यहीं पर है, असीम शांति के सागर में ही है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है 3,84,365 किलोमीटर, लगभग 3,84,365 किलोमीटर। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में, हम रात को देखते हैं चंद्रमा चमकता है तो पृथ्वी पर उजाला होता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में मात्र 1.25 सेकंड का समय लगता है, यानी इतना पास है, मात्र 1.25 सेकंड। और पृथ्वी सूर्य से कितना लगता है? 496 या 500 सेकंड लगते हैं, और चंद्रमा से केवल 1.25 सेकंड। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इसको कहते हैं सुपरमून, क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो इसको कहते हैं सुपर मून। तो ये चंद्रमा के बारे में है। अभी काफ़ी सारी चीज़ें इनमें है, तो धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिएगा कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? तो यहाँ पर टाइपिंग करने में कुछ मिस्टेक्स रहती हैं, तो इसमें ध्यान न दीजिएगा। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है। दूसरा प्रश्न, खगोलीय इकाई का मान होता है, यानी खगोलीय इकाई का मान कितना होता है। तीसरा प्रश्न, मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है। मंदाकिनी का सबसे चमकीला तारा है। चौथा प्रश्न, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। और पांचवा प्रश्न है, असीम शांति का सागर कहाँ है। असीम शांति का सागर कहाँ है। तो उम्मीद है कि आपको सभी याद हो गए होंगे। तो आपको आता भी है तो कोशिश करिए कि याद हो जाए, कन्फ्यूज़न दूर हो। चलिएगा तीसरा खंड, संविधान। संविधान में हमने पिछले वीडियोस में कुछ अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण बातों को देखा था, तो आज हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। भारत में 1945 में जब ब्रिटेन में चुनाव हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो वहाँ पर लेबर पार्टी की सरकार बनती है और लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली, और एटली भारत की स्वाधीनता के पक्ष में थे। तो एटली फिर 1946 में एक कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं। एटली 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं, और इसमें 3 सदस्य थे, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और स्टीफोल्ड क्रिप्स। ये 3 लोग इसमें थे। ये तीनों ब्रिटिश कैबिनेट के सदस्य थे, ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य थे, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। और इन्होंने एक योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन योजना 1946। तो ये संविधान सभा में कुल 389 सदस्य तय किए जाते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों को निर्धारित किया जाता है, और करीब करीब 10 लाख लोग जनता पर एक सदस्य तय किया जाता है। 10 लाख लोगों पर एक सदस्य। और इन
390 सदस्यों में से 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए। अप्रत्यक्ष, एकल संक्रमणीय, समानुपातिक मत रीति से, यानी प्रत्यक्ष जनता ने नहीं चुना, बल्कि जो विधानमंडल के सदस्य थे उन्होंने चुना। जो विधानसभाओं के सदस्य थे इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, प्रांतों से और कमिश्नरी क्षेत्रों से। तो यहाँ पर ही ध्यान रखिएगा, 292 सदस्य प्रांतों से चुने गए, 93 सदस्य देशी रियासतों से। इनको आम सहमति के आधार पर सदस्य बनाया गया था, यानी चुनाव नहीं हुए प्रांतों में, बल्कि एक राय बनाई गई थी और तब उनको शामिल किया गया था। और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से चुने गए। तो कुल मिलाकर के 389। तो जब चुनाव हुए जुलाई 1946 में, तो फिर 296 सीटों पर चुनाव हुए थे, 296 सीटों पर, यानी 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्रों से। और चुनाव के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनती है। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी और मुस्लिम लीग को केवल 73 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73। तो जब मुस्लिम लीग की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई तो मुस्लिम लीग ने फिर संविधान सभा का बहिष्कार प्रारंभ कर दिया और अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग की थी। तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में कभी भी भाग नहीं लिया। इसके अलावा हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने भी संविधान सभा में भाग नहीं लिया। 2 चीज़ें हैं संविधान सभा में, एक तो मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, दूसरा हैदराबाद रियासत के जो प्रतिनिधि थे उसने भी जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिया। तो जब चुनाव हो चुके थे तो संविधान की कार्यवाही शुरू हुई। संविधान सभा की पहली बैठक महत्वपूर्ण 9 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। और इस समय अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे इस पहले दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य भी थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और फिर 11 दिसंबर को बैठक शुरू होती है और इसमें चुनाव के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, अगर संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे तो राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। जब अस्थायी लिखा होगा तभी इनका नाम आएगा। तो संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी 15। संविधान सभा में कुल महिला सदस्य 15 थी। तो 13 दिसंबर 1946 को, यानी 11 दिसंबर के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, यानी इसमें संविधान के उद्देश्य क्या होंगे, किस तरीके से संविधान सभा काम करेगी, ये बताया गया था। और ये संविधान सभा का जो प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव है, ये बाद में थोड़ा सा मॉडिफाई करके प्रस्तावना में रखा गया है। और ये उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ 22 जनवरी 1947 को और इसके बाद संविधान सभा ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। संविधान बनकर के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। तो यानी 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949, तो ये होता है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। संविधान क्योंकि काफ़ी बड़ा काम था तो संविधान को बनाने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी। कई सारी समितियां थी जिसमें कुछ महत्वपूर्ण, संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। यानी संविधान सभा के अंदर छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी। इन संघ संविधान समिति, यानी इसका काम था संघ का जो संविधान वाला भाग है इसको बनाना। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार पटेल। मौलिक अधिकार समिति महत्वपूर्ण, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और संचालन समिति के अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे BN राव। संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव। और संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी इसका नाम था प्रारूप समिति, यानी ड्राफ्ट कमेटी या मसौदा समिति, और इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति, इसमें 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि ये आकार देने में, संविधान को जो आकार दिया है प्रारूप समिति ने, तो अंबेडकर भारतीय संविधान के पिता। तो बंटवारे के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। बंटवारे के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और संविधान सभा के सदस्यों की संख्या
299 रह गई थी। तो संविधान सभा में कुल 3 वाचन होते हैं और तीसरा वाचन समाप्त हुआ 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। इसी दिन उपस्थित 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, 26 नवंबर 1949 इस दिन भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया गया। आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे कि हम भारत के लोग, तो बीच में काफ़ी कुछ है, लास्ट में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनता है, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था, कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, और इन 15 अनुच्छेदों में नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और आपात उपबंध थे। जो 15 अनुच्छेद लागू किए गए थे, नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और आपात उपबंध से संबंधित। और संविधान लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, और इसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पद की शपथ ली थी और भारत गणतंत्र बना था। और गणतंत्र का तात्पर्य होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता हो। तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने थे। 26 जनवरी की तिथि ही क्यों चुनी गई थी? संविधान 26 नवंबर को बन चुका था 1949 में, लेकिन क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था। 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस ने पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था, और तब से लेकर के प्रत्येक 26 जनवरी को कांग्रेस स्वाधीनता दिवस मनाती थी। लेकिन भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त को, तो स्वाधीनता दिवस हो गया 15 अगस्त। तो इसलिए 26 जनवरी की तिथि महत्वपूर्ण थी, तो इसलिए संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया। संविधान सभा में कुछ महत्वपूर्ण कार्य, जैसे राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया, प्रश्न बनता है। संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को कब स्वीकार किया था? राष्ट्रध्वज का जो हमारा प्रारूप तिरंगा का उसको स्वीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947। राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत को स्वीकार किया था 26 जनवरी 1950 को। और जो हिंदी राजभाषा है, इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949, और इसलिए 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलिएगा कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर किया गया था? दूसरा प्रश्न, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तीसरा प्रश्न, संविधान की पहली बैठक कब हुई? चौथा प्रश्न, भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया? पांचवा प्रश्न, संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया? संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रध्वज के रूप में कब स्वीकार किया? तो उम्मीद है कि आपको सब याद हो चुका होगा। तो चलिएगा 14 खंड देख लेते हैं। 14 खंड अर्थशास्त्र का। तो इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, जहाँ से ट्रेडिशनल प्रश्न बनते हैं। करंट अर्थशास्त्र में वैसे करंट से भी जुड़े हुए प्रश्न बनते हैं, इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसमें नई आर्थिक नीति है। नई आर्थिक नीति भारत में शुरू की गई थी 1991 में। 1990 के बाद इसी दौरान खाड़ी युद्ध होता है। अमेरिका इराक कुवैत पर आक्रमण कर लेता है। उसके बाद अमेरिका गठबंधन की सेनाएं इराक पर हमला करती हैं। तो तेल की कीमत में काफ़ी वृद्धि होती है। हम जानते हैं कि तेल की कीमत बढ़ती है तो पूरी अर्थव्यवस्था महंगाई बढ़ने लगती है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था तेल से ही संचालित होती है। इसके अलावा भारत के सामने भुगतान संकट पैदा हो गया था। भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी कम रह गया था, तो मजबूर होकर के भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा था। और भारत ने नई आर्थिक नीति के माध्यम से 1991 में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, ये 3 शब्द हैं। निजीकरण का तात्पर्य है अर्थव्यवस्था में सरकारी भागीदारी को कम करना, यानी निजी भागीदारी को बढ़ाना, प्राइवेट। दूसरा उदारीकरण है। उदारीकरण का तात्पर्य है नियमों को उदार बनाना,
यानी जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी, उद्योगों को स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, ये धीरे धीरे खत्म कर दिया। और तीसरा है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का तात्पर्य है कि अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं से अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ना, यानी अपनी अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना, जो विदेशी निवेश भारत में आता है, तो ये वैश्वीकरण। तो इस समय महत्वपूर्ण कि इस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और इनके वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में डॉक्टर मनमोहन सिंह को इसका श्रेय दिया जाता है। भारत में नई आर्थिक नीति, हम जानते हैं कि इसके बाद भारत ने काफ़ी तेजी से आर्थिक विकास किया है। तो वर्तमान में 5 उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। अब धीरे धीरे जो लाइसेंसिंग व्यवस्था थी इसको खत्म करने का प्रयास किया सरकार ने। वर्तमान में केवल 5 उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, और ये उद्योग हैं शराब व एल्कोहल से जुड़े हुए उद्योग, शराब व एल्कोहल। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस और रक्षा उपकरण। तीसरा है विस्फोटक सामग्री से जुड़ा हुआ उद्योग। चौथा है खतरनाक रसायन, और 5वां है तंबाकू, सिगरेट वगैरह। तो ये 5 उद्योग हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है। बाकी सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस की आवश्यकता को खत्म कर दिया है। इसके अलावा सरकार कुछ 3 उद्योग ऐसे हैं जो सरकार के लिए आरक्षित हैं। 3 उद्योग हैं जो सरकार ही जिसमें कार्य कर सकती है, और इसमें है पहला परमाणु ऊर्जा, दूसरा है परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले खनिज, और तीसरा है रेलवे परिवहन। परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त होने वाले खनिज और रेलवे परिवहन, 3 उद्योग ऐसे हैं जो सरकार के लिए आरक्षित हैं। बाकी सभी जगह निजी क्षेत्र को अनुमति है। तो ये नई आर्थिक नीति महत्वपूर्ण। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भारत में जो वित्तीय व्यवस्था है इसके बारे में सबसे पहला जो शीर्ष पर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक का तात्पर्य कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है। और इसका गठन किया गया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। एक हिल्टन यंग आयोग था, इसने सिफारिश करी थी कि भारत में आरबीआई केंद्रीय बैंक होना चाहिए, और इसकी सिफारिश पर आरबीआई को स्थापित किया गया था और इसको केंद्रीय बैंक के काम दिए गए थे। इसका मुख्यालय वर्तमान में मुंबई में है। जब स्थापित किया गया था इसका मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसको मुंबई ले जाया गया, यहीं पर है। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई को सरकार ने अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई मौद्रिक व साख नीति बनाता है, उसको लागू करता है। मौद्रिक और साख नीति को बनाता है, लागू करता है। ब्याज दरें तय करना और मौद्रिक नीति को बनाना, ये आरबीआई का काम है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर, तो ये थे सीडी देशमुख। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर शायद शशिकांत दास हैं। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। और इसमें महत्वपूर्ण कि आरबीआई का लेखा वर्ष, जो ऑडिट वर्ष होता है, ये 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक। आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। जो हमारे वित्त वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसी तरीके से आरबीआई का जो लेखा वर्ष है वो 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। चलिएगा कुछ प्रश्न कर लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति कब अपनाई गई थी? और दूसरा प्रश्न, भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय की गई थी? भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के समय की गई थी? तीसरा प्रश्न, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना कब हुई? चौथा प्रश्न, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? और पांचवा प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, तो आपको याद हो चुका होगा। तो इसमें ये मैं आपको जो बता रहा हूँ काफ़ी आसान चीज़ें, और इसमें बिल्कुल भी कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। यानी ये आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होना चाहिए कि प्रश्न पूछा गया तो आप बिना ऑप्शंस देखे ही, बिना कन्फ्यूज़न हुए ही आंसर हल कर लें इसको।
चलिएगा अगला खंड देखते हैं। जीव विज्ञान हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, अभी हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख रहे हैं और बाद में वन लाइनर्स के रूप में हम जीव विज्ञान को पढ़ेंगे, क्योंकि विज्ञान के छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। तो विज्ञान में वनस्पति विज्ञान वाला जो खंड है इसको शुरू करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते हैं थियोफ्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस। शैवालों का अध्ययन, शैवाल ये कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी, और कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों की जो भित्ति होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है, इसको कहते हैं काइटिन। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। प्रश्न बनता है सिंपल, तो इसमें कवक के द्वारा कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण को देख लेते हैं। जो दाद खाज होता है वो कवक से होता है। फंगस जो हम कहते हैं कवक। गंजापन, एथलीट फूट, ये महत्वपूर्ण, एथलीट फूट ये कवक से होता है। मूंगफली का टिक्का रोग और आलू का मस्सा रोग, तो ये कई सारी चीज़ें हैं, इनको याद करिएगा। इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस पुराने पूछे हुए हैं उनको साथ साथ नोट कर दीजिएगा, तो आपका पूरा तैयार हो जाएगा। उसके अलावा जो डबल रोटी में फुलाव होता है, जो बंद कहते हैं हम इसको, बन, डबल रोटी में जो फुलाव होता है उसमें कवक का प्रयोग किया जाता है, और कवक का नाम है सैक्रोमाइसेस। सैक्रोमाइसेस ये कवक प्रयोग किया जाता है डबल रोटी में। लाइकेन महत्वपूर्ण, यहाँ से प्रश्न बनता है। लाइकेन ये कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। लाइकेन कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बनता है। कवक और शैवाल में परस्पर सहजीवी संबंध होता है। कवक और शैवाल सहजीविता के साथ जीते हैं, यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को पूरा करते हैं। कवक जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देते हैं, यानी कवक प्रदान करता है जल, खनिज लवण और विटामिन, और शैवाल बदले में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन कवक को देता है, तो दोनों सहजीविता से जीते हैं। कवक जल, खनिज लवण और विटामिन देता है शैवाल को, और शैवाल देता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनता है कवक को देता है, तो सहजीविता का संबंध है। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। महत्वपूर्ण, लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। संकेतक कैसे, कि जहाँ पर वायु प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर लाइकेन नहीं होते हैं। वायु प्रदूषण ज़्यादा तो लाइकेन नहीं होते हैं। और प्रयोगशाला में जो लिटमस पेपर बनता है, लिटमस पेपर जो हम एसिडिक या एल्काली टेस्ट करते हैं, वो लाइकेन से ही बनता है। उस लाइकेन का नाम है रोसेला लाइकेन। इसके बाद अगला है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज की थी ल्यूवेनहॉक, ये 1683 के करीब। जो कॉलरा होती है, हैजा होती है, और टीबी ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसकी जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। कॉलरा, हैजा और टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक रोग या क्षय रोग जिसको कहते हैं, इसके जीवाणु की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रेबीज का टीका बनाया था लुई पाश्चर ने। रेबीज का टीका लुई पाश्चर। और आपने एक शब्द सुना होगा, दूध का पाश्चराइजेशन, पाश्चुरीकृत दूध, दूध की थैली लेते होंगे, वो उस पर लिखा रहता है दूध का पाश्चराइजेशन। तो यानी निश्चित तापमान पर दूध को गर्म किया जाता है और जो जीवाणु है उसको ख़त्म कर दिया जाता है। यानी दूध का पाश्चराइजेशन क्यों करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया है उनको मारने के लिए। और ये विधि किसने खोजी थी, लुई पाश्चर ने। इनके नाम से इसको पाश्चराइजेशन कहते हैं, लुई पाश्चर। कुछ उपयोगी जीवाणु भी हैं, जैसे राइजोवियम है। राइजोवियम जीवाणु जो दाल कुल के जो फसलें हैं उनकी जड़ पर रहता है और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, और पौधे को फ़ायदा होता है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है, नाइट्रोजन बढ़ता है। इसी तरीके से एजेटोबैक्टर है। एजेटोबैक्टर या फिर एजोस्पाइरिलम, ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं ये जीवाणु, और वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी राइजोवियम पौधों की जड़ों पर रहता है दाल कुल के, और एजेटोबैक्टर मिट्टी में स्वतंत्र रूप से रहते हैं, वायुमंडल से नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं। इसी तरीके से जैसे लैक्टोबैसिलस है, जो ये दूध से दही बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये उपयोगी है। विषाणु, वायरस।
विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने, ये रूस के थे इवानोवस्की, इन्होंने विषाणु की खोज की थी। और विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये विषाणु है ये प्रकृति में कई साल तक निर्जीव की भांति रह सकते हैं, यानी अगर कहीं पर पड़े हुए हैं तो निर्जीव की भांति रहेंगे, मरेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही ये जीवित कोशिका में पहुंचेंगे तो ये सक्रिय हो जाते हैं, ये बढ़ने लगते हैं, जीव के अंदर पहुंचते ही ये बढ़ने लगते हैं। और एक महत्वपूर्ण और कि जीवाणु को मारने के लिए कुछ विषाणु का प्रयोग किया जाता है, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए कुछ जो वायरस हैं जो बैक्टीरिया को खाते हैं, और इन वायरस को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इन बैक्टीरिया को कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो चलिएगा कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। पहला प्रश्न, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, कवक की भित्ति किससे बनी होती है? कवक की भित्ति किससे बनी होती है? तीसरा प्रश्न, एथलीट फुट नामक बीमारी किस कारण होती है? एथलीट फुट नामक बीमारी किस कारण होती है? चौथा प्रश्न, वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? और पांचवा प्रश्न है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहते हैं? तो उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये फ़ायदेमंद हो रहा होगा। अगर आपको फ़ायदेमंद हो रहा है तो हम तक अपनी बात को जरूर पहुंचाइएगा, ताकि हम इसी तरीके से आगे और भी इस सीरीज़ को बढ़ाएं। और आपके सुझाव, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं, तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक सुझाव जरूर पहुँचाइए, ताकि हम और बेहतर कर सकें। तो शुक्रिया, पढ़ते रहिएगा, धन्यवाद।